राधे श्याम की तलाश में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई थी। वहां के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, पर थाने का मुंशी सेठचंद मन ही मन उससे रंजिश रखता था, क्योंकि उसकी ऊपरी कमाई के रास्ते जो बंद हो गए थे। वह राधे श्याम को सबक सिखाना चाहता था और 25 साल के राधे श्याम गोरे लंबे कद का जवान था। उसके पापा जगदीश कर्नल के पद से रिटायर हुए थे, जबकि मम्मी पूनम देवी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। राधे श्याम के पापा चाहते थे कि उनका बेटा भी सेना में भर्ती होकर लगन व मेहनत से अपना मुकाम हासिल करे, पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वह उनकी नज़रों के सामने रहकर अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेतीबाड़ी करे। राधेश्याम ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पुलिस में भर्ती हो, और जहाँ कभी भी उसे भ्रष्टाचार की गंध मिलेगी उसको मिटा देने के लिए जी जान लगा देगा। राधेश्याम की पुलिस महकमे में हवलदार के पद पर जौनपुर में बहाली हो गई थी, जहां पर शेरचंद सालों से मुंशी के पद पर तैनात था। राधेश्याम की पारखी नजरों ने भाप लिया था कि थाने में सब ठीक नहीं है। राधेश्याम जब भी अपनी मोटरसाइकिल पर शहर का चक्कर लगाता तो सभी दुकानदारों से कहता कि वह लोग बेखौफ होकर के काम धंधा करे, वह न तो पुलिस के खौफ से डरे और न ही उनकी सेवा करे। एक दिन राधेश्याम मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल देखकर अपनी कार को बेतहाशा दौड़ाने लगा था। राधेश्याम ने उस कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करके एक जगह पर उसे रोकने की कोशिश की, पर कार वाला रुकने के बजाय मोटरसाइकिल वाले को ही अपना निशाना बनाने लगा था। पर इसे राधेश्याम की होशियारी समझो कि कुछ दूरी पर जाकर कार रुक गई थी। राधेश्याम ने कार में बैठे दो लोगों को ढूंढ डाला था और एक लड़की को कार के अंदर से महफूज बाहर निकाल लिया। दरअसल दोनों लोग अरुण और निवेद थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाले शुभलता को उस समय अगवा करके ले गए थे। जब वह बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी घर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी तो निवेद शुभलता को जानता था और उसने कहा था कि वह भी उस ओर ही जा रहा है, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ देगा। शुभलता की आंखें तब डर से बंद होने लगी थी जब उसने देखा कि निवेद तो गाड़ी को जंगली रास्ते वाली सड़क पर ले जा रहा था। उसने गुस्से से पूछा था कि वह गाड़ी कहाँ ले जा रहा है, तो उसके गाल पर अरुण ने जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा था, तू चुपचाप गाड़ी में बैठी रहा, नहीं तो इस चाकू से तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब निवेद ने अरुण से कहा था, पहले हम बारी बारी से इसे भोगेंगे, फिर इसके जिस्म को इतने घाव देंगे कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकेगा। पर राधेश्याम के अचानक पीछा करने से न केवल उन दोनों की धुनाई हुई थी, बल्कि एक कागज पर उसके दस्तखत भी करवा लिए थे, जिस पर लिखा था कि भविष्य में अगर शहर के बीच उन्होंने किसी की इज्जत पर हाथ डाला या कोई बखेड़ा खड़ा किया तो दफा 376 का केस बनाकर उनको सजा दिलाई जाए। शुभलता की दास्तान सुनकर राधेश्याम ने उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे उसके घर तक छोड़ आया। शुभलता के पापा विश्वराम एक दबंग किस्म के नेता थे। उनके कई विरोधी भी थे जो इस ताक में रहते थे कि कब कोई गुंडा उनके हाथ आ जाए और वह उनके खिलाफ मोर्चा खोलें।
विश्राम विधायक बने, फिर धीरे धीरे अपनी राजनीतिक इच्छाओं के बलबूते पर चंद ही सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। सिर्फ मुख्यमंत्री विश्राम की पत्नी कांता देवी ही इस बात को जानती थी कि उनकी बेटी सुभलता को बलात्कारियों के चंगुल से राधेश्याम ने बचाया था। जौनपुर थाने में नया थानेदार लद्दू राम आ गया था। उसने अपने सभी मातहत मुलाजिमों को निर्देश दिया था कि वह अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करे ताकि आम लोगों की शिकायतों की सही ढंग से जांच हो सके। थोड़ी देर के बाद मुंशी सेठचंद ने थानेदार के केबिन में दाखिल होते ही उसे सैल्यूट किया। फिर प्लेट में काजू बर्फी व चाय सर्व की। थानेदार लद्दू राम चाय व बर्फी देखकर खुशी होते हुए कहने लगा, वाह मुंशी जी वाह, बड़े मौके पर चाय लाए हो। इस समय मुझे चाय की तलब लग रही थी। मुंशी जी इस थाने का रिकॉर्ड अच्छा है ना, कहीं है तो नहीं है? थानेदार लद्दू राम ने चाय पीते हुए पूछा। सर वैसे तो इस थाने में सब कुछ अच्छा है, पर राधेश्याम हवलदार की वजह से यह थाना फल फूल नहीं रहा है। मुंशी सेठचंद ने नमक मिर्च लगाते हुए राधेश्याम के खिलाफ थानेदार को उकसाने की कोशिश की। थानेदार लद्दू राम ने मुंशी से पूछा, इस समय वह हवलदार कहाँ है जनाब? उसकी ड्यूटी इन दिनों ट्रैफिक पुलिस में लगी हुई है। इसका मतलब है यह कि वह अच्छी कमाई करता होगा। थानेदार ने मुंशी से पूछा। नहीं सर, वह तो पुश्तैनी अमीर है और ईमानदारी तो उसकी रंग रंग में बसी है। कानून तोड़ने वाले की तो वह खूब खबर लेता है। कोई कितनी भी तगड़ी सिफारिश वाला क्यों ना हो, वह चालान काटते हुए जरा भी नहीं डरता। इतना सुनकर थानेदार लद्दू राम ने कहा, यह आदमी तो बड़ा दिलचस्प लगता है। नहीं जनाब, यह राधेश्याम अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि या तो इसका ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए या हम ही यहाँ से चले जाए। मुंशी सेठचंद ने रोनी सूरत बनाते हुए थानेदार से कहा। अच्छा तो यह बात है, आज उसको यहाँ आने दो, फिर उसे बताऊंगा कि इस थाने की थानेदारी किसकी है, उसकी या मेरी। तभी थानेदार के कंपाउंड में एक मोटरसाइकिल रुकी। मुंशी सेठचंद दबे कदमों से थानेदार के केबिन में दाखिल होते हुए कहने लगा, जनाब हवलदार राधेश्याम आ गया है। अर्दली ने आकर के राधेश्याम से कहा, नए थानेदार साहब आपको इस वक्त बुला रहे हैं। हवलदार राधेश्याम ने थानेदार लद्दू राम को सैल्यूट मारा। आज कितना कमाया? थानेदार लद्दू राम ने हवलदार राधेश्याम से पूछा। सर मैं अपने फर्ज को अंजाम देना जानता हूँ, ऊपर की कमाई करना मेरे ज़मीर में शामिल नहीं है, हवलदार राधेश्याम ने कहा। थानेदार ने उसे छिड़कते हुए कहा, यह थाना है, इसमें ज़्यादा ईमानदारी रखकर काम करोगे तो कभी ना कभी तुम्हारे गरीबान और कोई हाथ डालकर तुम्हें सलाखों तक पहुंचा देगा। अभी तुम जनाब हो, संभल जाओ। सर फर्ज निभाते निभाते अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हवलदार राधेश्याम थानेदार लद्दू राम से बोला। अच्छा अच्छा, तुम्हारे ये प्रवचन सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। थानेदार लद्दू राम की आवाज़ में तलखी उभर आई थी। दरवाजे की ओट में मुंशी सेठचंद खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हवलदार राधेश्याम के बाहर जाते ही मुंशी सेठचंद थानेदार से कहने लगा, साहब छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपने हवलदार को उसकी औकात बता दी। चलो जनाब, हम बाजार का एक चक्कर लगा लें, इसी बहाने आपकी शहर के दुकानदारों से भी
मुलाकात हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं जरा क्वार्टर जाकर अपनी पत्नी से पूछ लूं कि बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, थानेदार ने मुंशी सेठ से कहा। क्वार्टर पहुंचकर थानेदार लद्दूराम ने देखा कि उसकी पत्नी रेखा व 2 महिला कांस्टेबलों ने क्वार्टर को सजा दिया था। उसने रेखा से कहा, मैं बाजार का मुआवजा करने जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ लाना तो नहीं है। बच्चों के लिए खिलौने व फल सब्जी वगैरह देख लेना। रेखा ने कहा। मुंशी सेठ चंद पहले की तरह आज भी जिस दुकान पर गया वहाँ नए थानेदार का परिचय कराया, फिर उनसे जरूरत का सामान मुफ्त में लिया और आगे चल दिया। वापसी में आते वक्त सामान के 2 थैले भर गए थे। मुंशी शेरचंद ने बड़े रौब के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया और उससे थाने तक चलने को कहा। थानेदार को मुंशी शेरचंद का रसूख अच्छा लगा। उसने एक कौड़ी भी खर्च किए बिना ढेर सारा सामान ले लिया था। अगले दिन थानेदार के जेहन में रह रह कर यह बात कौंध रही थी कि अगर समय रहते हवलदार राधे श्याम के पर नहीं कतरे गए तो वह उन सबकी राह में रोड़ा बन जाएगा। अभी थानेदार लद्दूराम अपने ही ख्यालों में डूबा था कि तभी एक औरत बसंती रोती चिल्लाती वहां आई। उस औरत ने थानेदार से कहा, साहब, थाने से थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है, जहां पर बदमाशों ने रात को न केवल मेरे मर्द कर्मू को पीटा बल्कि घर में जो गहने कपड़े थे उन पर भी हाथ साफ कर गए। जब मैंने अपने पति का बचाव करना चाहा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, इससे मुझे भी चोट लग गई। थानेदार ने उस औरत को देखा जो माथे पर उभर आई चोटों के निशान दिखाने की कोशिश कर रही थी। थानेदार ने उस औरत को ऐसे घूरा मानो वह थाने में ही उसे दबोच लेगा। भले ही बसंती गरीब घर की थी, पर उसकी जवानी की मादकता देखकर थानेदार की लार टपकने लगी थी। अचानक मुंशी सेठ चंद केबिन में घुसा। उसने बसंती से कहा, साहब ने अभी थाने में नया ज्वाइनिंग किया है, हम तुम्हें बदमाशों से भी बचाएंगे और जो गहने लूट कर ले आए हैं उसे भी वापस दिलाएंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम साहब जी? बसंती ने हैरान होकर के मुंशी शेरचंद से पूछा। हम अभी तुम्हारे घर जांच पड़ताल करने आएंगे, वहीं पर तुम्हें सब कुछ बता देंगे जी साहब, बसंती उठते हुए बोली। थानेदार ने मुंशी सेठ से फुसफुसाते हुए पूछा, बसंती से क्या बात करनी है? मुंशी सेठ ने कहा, हुजूर, पुलिस वालों के लिए मरे हुए को जिंदा करना और जिंदा को मरा हुआ साबित करना बाएं हाथ का खेल होता है। बस अब आप आगे का तमाशा देखते जाओ। अनान फनान थानेदार व मुंशी सेठचंद मौका ए वारदात पर पहुंचते फिर चुपके से बसंती व उसके मर्द को सारी प्लानिंग बताई। उसके बाद मुंशी सेठचंद ने कुछ लोगों के बयान लिए और तुरंत थाने लौट आए। इधर हवलदार राधेश्याम को कानों कान खबर तक नहीं थी कि उसके खिलाफ मुंशी कैसी साजिश रच रहा था। थानेदार ने अदरली भेजकर राधेश्याम को थाने बुलाया। हवलदार राधेश्याम ने थानेदार को सैल्यूट मारने के बाद पूछा, सर, आपने मुझे याद किया? देखो राधेश्याम, आज सुबह बसंती के घर में कोई हंगामा हो गया था। मुंशी जी सेठ चंद को इस बाबत वहां भेजना था, पर मैं चाहता हूं कि तुम वहां मौके ए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई करो। वैसे हम भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। ठीक है सर, हवलदार राधेश्याम ने कहा। जैसे ही राधेश्याम बसंती के घर पहुंचा तभी उसका पति करमू रोते हुए कहने लगा, हुजूर, उन गुंडों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि रात को आप भी उन गुंडों के साथ थे। करमू के मुंह से यह बात सुनकर राधेश्याम आग बबूला हो गया
और उसने 3 से 4 थप्पड़ उसे जड़ दिए। तभी बसंती बीच बचाव करते हुए कहने लगी, हुजूर, इसे शराब पीने के बाद होश नहीं रहता। इसकी गुस्ताखी के लिए मैं आपके पैर पड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इसने मुझे पूरी उम्र आंसू ही आंसू दिए हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि इसे छोड़कर भाग जाऊं, पर भाग कर जाऊंगी भी कहाँ? मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। आप मेरी खातिर गुस्सा थूक दीजिए और शांत हो जाइए। मैं अभी चाय का बंदोबस्त करती हूँ। बसंती ने उस समय ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि उसके उभार नजर आ रहे थे। शरबत पीते हुए राधेश्याम की नजरें आज पहली दफा किसी औरत के जिस्म पर फिसलती थी और वह औरत बसंती ही थी। राधेश्याम बसंती से कह रहा था, देख बसंती, तेरी वजह से मैंने तेरे मर्द को छोड़ दिया, नहीं तो मैं इसकी वह गत बनाता कि इसे चारों ओर मौत ही मौत नजर आती। यह बोलते हुए राधेश्याम को नहीं मालूम था कि उसके शरबत में तो बसंती ने नशे की गोलियां मिलाई हुई थी। उसकी मदहोश आंखों में अब न जाने कितनी बसंतियां तैर रही थी। एन मौके पर थानेदार लद्दूराम व मुंशी शेरचंद वहां पहुंचे। बसंती ने अपने कपड़े फाड़े और जानबूझकर राधेश्याम की बगल में लेट गई। उन दोनों ने उसके फोटो खींचे। वहां पर शराब की 2 बोतलें भी रख दी गई थी। कुछ शराब राधेश्याम के मुंह में भी उलेड़ दी थी। मुंशी शेरचंद ने तुरंत हेड क्वार्टर में डीएसपी को इस सारे कांड के बारे में सूचित कर दिया था। डीएसपी साहब ने रिपोर्ट देखी कि मौके इन वारदात पर पहुंचकर हवलदार राधेश्याम ने रिपोर्ट लिखवाने वाली औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। डीएसपी साहब ने तुरंत हवलदार राधेश्याम को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। अब सारा माजरा उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी थी कि नए थानेदार ने थाने का कार्यभार संभालते ही एक बेशर्म हवलदार को अपने थाने से सस्पेंड करवा कर नई मिसाल कामयाब की। राधेश्याम हवालात में बंद था। उस पर बलात्कार करने का आरोप लगा था। इधर जब मुख्यमंत्री विश्वराम की पत्नी कांता देवी को इस बारे में पता लगा कि राधेश्याम को बलात्कार के आरोप में हवालात में बंद कर दिया गया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने सुबह होते ही थाने का रुख किया और राधेश्याम की जमानत देकर रिहा कराया। राधेश्याम ने कहा, मैडम, आपने मेरी नियति का शक नहीं किया है और मेरी जमानत करा दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कांता देवी बोली, उस वक्त तुमने मेरी बेटी को बचाया था। तब यह बात सिर्फ मुझे, मेरी बेटी व तुम्हें ही मालूम थी। अगर तुम मेरी बेटी को उन हबसी दरिद्रों से ना बचाते तो न जाने क्या होता और हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ती। आज हमारी बेटी शादी के बाद बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, उनके मंसूबों को नाकाम करके तुम आगे बढ़ो। कांता देवी ने राधेश्याम को धीरज बढ़ाते हुए कहा, मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से इस मामले में बात करूंगी, ताकि जिस सच के रास्ते पर चलकर अपना वजूद तुमने कामयाब किया है वह मिट्टी में ना मिल जाए। अगले दिन ही जौनपुर थाने की उस घटना की जांच शुरू हो गई थी। अब तो स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी अपनी शिकायतें लिखती रूप में दे दी थी। थानेदार लद्दूराम व मुंशी सेठचंद व जेल की सलाखों में थे। राधेश्याम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत गया था। वह अपना ड्यूटी सही से निभा रहा था और अपने परिवार में खुशी से जीवन यापन कर रहा था।